पूज्य कालिका पीठाधीश्वर श्री महंत सुरेंद्रनाथ जी और हमारे पूज्य श्री बोड़ा महादेव के मठाधीश्वर श्री महंत जयराम जी भारती और कला संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक श्री मिथिलेश कुमार जी त्रिपाठी, मोर्चे और प्रकोष्ठों का काम, सारे मोर्चे और प्रकोष्ठों का काम जिनको हमने दे रखा है बहुत ही सरल और सहज है। देखने में लगता होगा चेहरे से कि बड़े सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सृजनात्मक क्षमता के धनी हैं। ऐसे हमारे श्री महेंद्र जी पांडे और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु जी त्रिवेदी और सह संयोजक कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ श्री मोहन यादव जी और श्री अष्टाब्दी सिन्हा, सह संयोजक है ना, क्या है अष्टाब्दी, सह संयोजक, और इस कार्यक्रम के संचालक प्रिय गोविंद जी। देखिए रवीश जी असीजा ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, घटा दीजिए। मैं कहता हूं कि आजकल हम लोगों के बारे में भी बोलने लगते हैं तो लोग कुछ, क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ रही है, उसी रौ में हम लोगों की भी कीमत बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। और सचमुच हम लोगों का यदि कोई नाथ है तो इस हिंदुस्तान की जनता है, वही हमारी नाथ है और उसी नाथ की हम लोगों को सेवा करनी है। और मित्रों, पहली बार भारतीय जनता पार्टी में कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके पहले सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हुआ करता था, लेकिन कुछ विद्वत जनों से परामर्श करने के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर भारत में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझते हुए यह आवश्यक है उसे क्रियान्वित करने के लिए कोई ना कोई यदि मंच बनाया जाना चाहिए तो वह कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ बनाया है। मैं जानता हूं कि इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कला व संस्कृति प्रकोष्ठ के महत्व को समझते नहीं होंगे, इसकी अहमियत का ही उनको एहसास नहीं होगा। लेकिन जो भारत को समझते हैं, भारत के ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म को समझते हैं, वही कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के महत्व को समझ सकते हैं, अन्यथा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। कला की अहमियत आपकी समझ में आई होगी जिस समय यहां पर बच्चियों के द्वारा वंदे मातरम प्रस्तुत किया जा रहा था और अन्य लोगों के द्वारा भी वंदे मातरम के गायन होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि अपनी अंतर मन में यदि झांक कर कोई देखे तो उसे इस बात का एहसास होगा कि उनका लय, उनकी अभिव्यक्ति बराबर मन के अंदर, हृदय के अंदर एक आध्यात्मिक भाव का सृजन करती थी। पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से। अब इन पारंपरिक लोकगीतों का महत्व तो बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जाइए हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों में जाइए, तब इसकी अहमियत को लोग समझेंगे। और इसमें सचमुच बहुत ही गंभीर कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो समझने लायक होते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने यह कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ बनाकर पार्टी के माध्यम से यह अभियान सारे देश भर में चलाने का फैसला किया है। और कला और संस्कृति का महत्व कितना है, मैं यदि कहूं तो सचमुच इसे अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए, कोई एग्जैगरेशन नहीं है कि लोग यदि कोई बड़े से बड़ा परिवर्तन यदि करना चाहते हैं, भारत में ही नहीं सारे विश्व में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कला एवं संस्कृत के माध्यम से वह बड़ा परिवर्तन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता मिली है, भारतीय जनता पार्टी को जो ऊंचाई हासिल हुई है, मानता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जिस्म के पसीने का यह करिश्मा है, वहीं पर इस सच्चाई को कौन नकारेगा
रामायण और महाभारत सीरियल जो हमारे टीवी चैनल्स ने अपने चैनल्स के ऊपर चलाया था, उसने भी लोगों की मानसिकता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया था। उस परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य की रुझान तेजी के साथ बढ़ी थी। चैनल्स के ऊपर जो तरह तरह के कार्यक्रम आते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से जन सामान्य के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इसकी अहमियत को हमको समझना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि यह कला और संस्कृति हमारी व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना की एक अभिव्यक्ति है। कला और संस्कृति के माध्यम से हमारी व्यक्तिगत, हम अपनी भी चेतना की अभिव्यक्त कर सकते हैं, और कला और संस्कृति के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय चेतना की भी हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह कला, यह एक आध्यात्मिक कला, यह एक आध्यात्मिक उपादान है और इसकी जड़ें पूरी तरह से आध्यात्मिक है। और यदि मैं अध्यात्म की चर्चा करता हूं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, अध्यात्म क्या पूजा करना, पाठ करना, रामायण पढ़ना, क्या यही अध्यात्म है? मित्रों, यदि मैं आपसे मैं पूछूं कि आपके जीवन में सबसे अधिक महत्व किस बात का है? आपको खाना दे दिया जाए लेकिन सम्मान न दिया जाए तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं तब भी सम्मान न दिया जाए तो आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको चलने फिरने के लिए अच्छी गाड़ी दे दी जाए तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा यदि सम्मान न मिले तो। मन की अनुभूति, मन को क्या लगता है, जो व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है तो मन को अनुकूल संवेदना होती है, सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। होता है कि नहीं होता है? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चाहत जो होती है वो मन की संतुष्टि होती है। सबसे बड़ी चाहत मन की संतुष्टि होती है। और मनुष्य मन प्रधान है। पति और पत्नी का रिश्ता यह खून का रिश्ता नहीं होता है। पति और पत्नी का रिश्ता यह भावनाओं का रिश्ता होता है, मन का रिश्ता होता है। पिता और पुत्र का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है। पुत्री और माता, पुत्री और पिता का रिश्ता तो खून का होता है। अपने राष्ट्र के साथ, भारत की इस धरती के साथ यदि हमारा कोई रिश्ता होता है तो सचमुच मन का रिश्ता होता है, भावनाओं का रिश्ता होता है। आज आप देख नहीं रहे हैं यदि चीन और भारत, पाकिस्तान किस तरीके की हरकतें हमारे भारत की सीमा पर कर रहा है। हमारे और आपके घरों के साधारण परिवार के वह नौजवान अपने सीने का बटन खोलकर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, हमारे भारत माता की लाज बचा रहे हैं। क्या है वो भी सोच सकते थे कि हम तो यहां नौकरी करने के लिए आए हैं, हमको वेतन मिल जाएगा और जाकर हम मौज मस्ती करेंगे। मन भावनाओं का रिश्ता है। तो मनुष्य यह भावना प्रधान प्राणी है, मन प्रधान प्राणी है यह मनुष्य। और कहा गया है कि मनुष्य का जीवन यह मनोवृत्तियों का खेल होता है। मनोवृत्तियों का खेल है मनुष्य का। मन लग गया तो सब कुछ है, सारा जग यह बिल्कुल स्वर्ग है हमारे लिए। मन यदि नहीं लगा तो यह बिल्कुल नरक है। एक कहावत भी है, वो मुझे याद नहीं आ रही है कौन सी कहावत है। तो मन की यह अहमियत होती है। और यह मन जितने छोटा होता है वह आदमी उतना ही दुखी प्राणी होता है। जितना ही मन छोटा होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातें पर नाराज हो जाते हैं, जिसे लगता है उनके अहंकार को ठेस लग गई। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो इसे मान लिया कि उनको जीवन भर के लिए दुश्मन मान दिया होगा। राजनीतिक क्षेत्रों में मैं देखना ऐसे ऐसे नेताओं को मैं भी देखता हूं, अच्छा इसने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया था, इसको मैं सबक सिखा दूंगा, इसको कभी राजनीति में पांव नहीं जमाने दूंगा। इस छोटे मन से बड़ा काम नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों, कभी नहीं हो सकता। बड़ा काम बराबर बड़े मन से ही हो सकता है। ठीक है, आज किन्हीं कारणों से वो व्यक्ति ने कुछ कह दिया होगा, लेकिन हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है सामाजिक और राजनीतिक काम करने की,
उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारा धर्म है। हमको अपना मन बड़ा करना पड़ेगा। हमारे अंदर भी ईर्ष्या, जलन, यह सब सारा पैदा हुआ, तब क्या कर पाएंगे? ठीक है, हमको जीवन में जो प्राप्त होना है, मैं बार बार कहता हूं, जीवन में जो प्राप्त होना है वह किसी की दया से प्राप्त नहीं होगा, किसी की कृपा से प्राप्त नहीं होगा। दिल्ली में भी हम सब जितने नेता बैठे हैं, मैं बार बार इस चीज की याद दिलाता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हम दाता नहीं हैं। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपका दाता नहीं है। दाता यदि कोई है तो केवल विधाता है, शेष सभी याचक हैं। यह मानकर पूरी हिम्मत और साहस के साथ काम करना चाहिए। मर्यादाओं का कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो यह मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही आपको सुख और उतने ही आनंद की अनुभूति होती जाएगी। एलिवेशन ऑफ मन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। और मैं तो इसे एक मैथमेटिकल फार्मूला के आधार पर भी मैं समझाता हूं। मन मान लो कि एक सर्किल है, एक वृत्त है, और इस सर्किल को जितना ही बड़ा करते चले जाओ, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में सुख और आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और उसको यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े मन से ही काम किया जा सकता है, छोटे मन से कोई काम नहीं किया जा सकता। और यही मन का एलिवेशन, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। और आप ये कल्पना करिए, आप भी कभी गाना गाते होंगे, सचमुच हृदय की गहराइयों से यदि कोई गीत यदि गाते होंगे, तो आपको जिस आनंद की अनुभूति होती होगी, जो गायक हैं सचमुच वही इसके महत्व को समझ सकते हैं। सब नहीं, ये पूरी तरह से रम जाते हैं, पूरी तरह से रम जाते हैं। आपने टेलीविजन चैनल्स पर भी देखा होगा, बहुत सारे पिक्चर्स देखते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, यह सब सारे देखते हैं। जो कलाकार उस पर होते हैं, और कलाकार जो भी अपनी कला की अभिव्यक्ति करते हैं, जो कला का प्रदर्शन करते हैं, वह छोटी मोटी बात नहीं है, वह एक बहुत बड़ी साधना है। उस साधना की अहमियत को भी हमको समझना चाहिए। सारे ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की स्थापना की है, और जोड़कर हम केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम केवल सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम समाज बनाना चाहते हैं और देश बनाना चाहते हैं। इसलिए कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की स्थापना यहां पर हम लोगों ने की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज आपको एहसास नहीं हो इस कला एवं संस्कृति के प्रकोष्ठ के महत्व को। मैं समझता हूं 1 साल, 1.25 साल के अंदर ही लोगों को समझ में आने लगेगा।